क्या होगा अगर अपने अतीत को भूल जाने से भविष्य उज्जवल हो जाए? कल्पना करें कि अगर आप बस उन चीज़ों को भूल जाएं जो आपको रोक रही हैं, तो आपके लिए कितनी संभावनाएं खुल सकती हैं। यह एक शक्तिशाली विचार है ना? आज हम भूल जाने की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में बात करेंगे। यह एक ऐसी अवधारणा है जिससे हम में से कई लोग जूझते हैं, लेकिन यह वास्तव में आपके जीवन को बदल सकती है। अपने अतीत को भूल जाने से हम नए अनुभवों, स्वस्थ रिश्तों और व्यक्तिगत विकास के लिए जगह बना सकते हैं। तो आइए इस चर्चा के लिए मंच तैयार करें और जानें कि यह सरल कार्य हमारे जीवन पर कैसे गहरा प्रभाव डाल सकता है। हेलो दोस्तों, मैं आरती चौधरी आपका भगीरथ ऑडियो हब चैनल में स्वागत करती हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आइए इस ऑडियो बुक को शुरू करते हैं। पार्ट 1, भूल जाने की शक्ति को समझना। जब आप अंततः भूल जाने की अपार शक्ति को समझ लेते हैं तो आप मुक्ति की भावना महसूस किए बिना नहीं रह सकते। यह एक भारी बोझ को उतारने जैसा है जो बहुत लंबे समय से आप पर हावी था। भूल जाने से हम अपने अतीत, अपने पछतावे और उन चीज़ों से खुद को मुक्त कर पाते हैं जो अब हमारे काम की नहीं हैं। यह आत्म देखभाल और आत्म संरक्षण का एक शक्तिशाली कार्य है। जब हम जाने देते हैं तो हम खुद को आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं। हम अपने आसक्तियों की पकड़ को छोड़ देते हैं और खुद को नई संभावनाओं के लिए खोलते हैं। बेशक यह हमेशा आसान नहीं होता। जाने देने का मतलब है अपने डर का सामना करना और अज्ञात का सामना करना, लेकिन इस प्रक्रिया के माध्यम से ही हम ताकत और लचीलापन पाते हैं। जाने देने की शक्ति को समझने के लिए हमें वस्तुनिष्ठ और विश्लेषणात्मक होने की आवश्यकता है। हमें अपने विचारों, विश्वासों और व्यवहारों की जांच करनी चाहिए और यह निर्धारित करना चाहिए कि हमें क्या रोक रहा है। कभी-कभी यह एक विषाक्त संबंध होता है जिसे हमें छोड़ने की आवश्यकता होती है। अन्य बार यह एक नकारात्मक मानसिकता या एक सीमित विश्वास होता है जो हमें अटकाए रखता है। जो भी हो, यह पहचानना कि किस चीज़ को छोड़ने की आवश्यकता है, मुक्ति की ओर पहला कदम है। जैसे ही हम जाने देने की इस यात्रा पर निकलते हैं, इसे सहानुभूति और समझ के साथ अपनाना महत्वपूर्ण है। हमें अपने साथ कोमल होना चाहिए और यह पहचानना चाहिए कि इसमें समय और अभ्यास लगता है। जाने देना एक बार की घटना नहीं है, बल्कि विकास और आत्मखोज की एक सतत प्रक्रिया है। तो आइए जाने देने की शक्ति को अपनाएं और खुद को उन जंजीरों से मुक्त करें जो हमें बांधती हैं। पाठ 2, यह पहचानना कि किस चीज़ को छोड़ना है। यह पहचानना कि किस चीज़ को छोड़ना है, व्यक्तिगत विकास की दिशा में एक मुक्तिदायक कदम हो सकता है। यह हमें अपने जीवन की जांच करने और उन क्षेत्रों को पहचानने की अनुमति देता है जो हमें पीछे खींच रहे हैं या हमें दर्द दे रहे हैं। कभी-कभी यह एक विषाक्त संबंध हो सकता है जो अब हमारे काम का नहीं है, या एक नौकरी जो हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती है और हमारी रचनात्मकता को दबा देती है। अन्य बार यह गहरी बैठी हुई मान्यताएं या व्यवहार के पैटर्न हो सकते हैं जो अब हमारे साथ मेल नहीं खाते हैं कि हम कौन हैं या हम क्या बनना चाहते हैं। यह पहचानने के लिए कि किस चीज़ को छोड़ना है, आत्म जागरूकता और प्रतिबिंब विकसित करना महत्वपूर्ण है। हमें रुकने, पीछे हटने और ईमानदारी से अपने जीवन का आकलन करने के लिए समय निकालना चाहिए। इसमें जर्नलिंग, थेरेपी या किसी भरोसेमंद दोस्त या गुरु से बात करना शामिल हो सकता है। इसके लिए हमें गहराई से खुदाई करने और उन असुविधाजनक सच्चाइयों का सामना करने की आवश्यकता है जिनसे हम बचते रहे हैं। यह पहचानने के लिए कि हमें क्या छोड़ना है, हमें खुद के साथ ईमानदार होने की भी आवश्यकता है। हमें आसक्ति, अपेक्षाएं और यहाँ तक कि उन पहचानों को भी छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए जो अब हमारे काम की नहीं हैं। यह एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है क्योंकि इसमें अक्सर अपने डर का सामना करना और अज्ञात में कदम रखना शामिल होता है। हालांकि जब हम यह पहचानने में सक्षम होते हैं कि हमें क्या छोड़ना है और छोड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं, तो हम नए अवसरों, विकास और परिवर्तन के लिए जगह बनाते हैं। यह
पहचान कर कि हमें क्या छोड़ना है, हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करने और स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। यह हमें खुद की गहरी परतों का पता लगाने और समझने की अनुमति देता है, जिससे उपचार और व्यक्तिगत विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आइए हम आत्मखोज और विकास की इस यात्रा पर चलें, क्योंकि हम यह पता लगाते हैं कि हमें क्या छोड़ना है और जाने देने से मिलने वाली स्वतंत्रता को अपनाते हैं। पाठ 3, भावनाओं को स्वीकार करना और स्वीकार करना। भावनाओं को स्वीकार करना और स्वीकार करना व्यक्तिगत विकास की दिशा में एक चुनौतीपूर्ण लेकिन महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यह हमें कठिन परिस्थितियों से गुजरने और आंतरिक शांति पाने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, सारा, एक व्यस्त कामकाजी माँ, हमेशा अपने अभिभूत और तनाव की भावनाओं को दबाती थी। लेकिन एक बार जब उसने अपनी भावनाओं को पहचानना और स्वीकार करना शुरू किया, तो वह सहायता प्राप्त करने और आत्म देखभाल प्रथाओं को लागू करने में सक्षम थी, जिससे एक अधिक संतुलित और पूर्ण जीवन की ओर अग्रसर हुआ। भावनाएं हमारे मानवीय अनुभव का एक अभिन्न अंग हैं। वे मूल्यवान संकेतों के रूप में कार्य करती हैं कि हमारे भीतर कुछ ऐसा है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि हम में से कई लोगों को यह मानने के लिए तैयार किया गया है कि कुछ भावनाएं अस्वीकार्य या कमज़ोर हैं। यह कंडीशनिंग हमें उन्हें अपने भीतर गहराई से दफनाने के लिए प्रेरित करती है। यह दमन अस्थायी राहत प्रदान कर सकता है, लेकिन लंबे समय में यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। जब हम अपनी भावनाओं को पहचानते और स्वीकार करते हैं, तो हम समझ और विकास के लिए जगह बनाते हैं। यह हमें खुद के साथ मौजूद रहने और बिना किसी निर्णय या प्रतिरोध के वास्तव में अनुभव करने की अनुमति देता है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। ऐसा करके हम इन भावनाओं को संबोधित करने और संसाधित करने के स्वस्थ तरीके खोजने की संभावना के लिए खुद को खोलते हैं। भावनाओं को पहचानना और स्वीकार करना दूसरों के प्रति आत्मकरुणा और सहानुभूति को भी बढ़ावा देता है। जब हम अपनी भावनाओं के संपर्क में होते हैं, तो हम अपने आसपास के लोगों की भावनाओं के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। यह गहरी समझ हमें दूसरों के साथ अधिक प्रामाणिक स्तर पर जुड़ने, अपने रिश्तों को मजबूत करने और समुदाय की भावना को बढ़ावा देने में सक्षम बनाती है। क्षमा का अभ्यास करने, जिसमें आत्म क्षमा भी शामिल है, के बारे में अगले खंड में संक्रमण करते समय यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि अपनी भावनाओं को पहचानना और स्वीकार करना ही वह आधार है जिस पर क्षमा का निर्माण किया जा सकता है। केवल अपनी भावनाओं का सामना करके ही हम उपचार और जाने देने की यात्रा शुरू कर सकते हैं। पाठ 4, क्षमा का अभ्यास करना, जिसमें आत्म क्षमा भी शामिल है। क्षमा का अभ्यास करना, जिसमें आत्म क्षमा भी शामिल है, उपचार और व्यक्तिगत विकास को अपनाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी यात्रा हो सकती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें पिछली शिकायतों के बोझ को छोड़ने और हल्के दिल से आगे बढ़ने की अनुमति देती है। दूसरों और खुद के प्रति क्षमा करना करुणा और सहानुभूति का एक कार्य है, जिसके लिए साहस और भेद्यता की आवश्यकता होती है। जब हम आक्रोश और क्रोध को अपने पास रखते हैं, तो यह केवल हमारी खुद की भलाई को जहर देता है। क्षमा करने का विकल्प चुनकर हम खुद को नकारात्मकता की जंजीरों से मुक्त करते हैं और उपचार और विकास के लिए जगह बनाते हैं। यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि क्षमा का अर्थ उन कार्यों को अनदेखा करना या भूल जाना नहीं है जिनसे नुकसान हुआ है, बल्कि उनसे जुड़े भावनात्मक बोझ को छोड़ देना है। खुद को क्षमा करना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि हम अक्सर खुद को उच्च मानकों पर रखते हैं और आत्मस्वीकृति के साथ संघर्ष करते हैं। हालांकि व्यक्तिगत विकास और आत्मकरुणा के लिए आत्म क्षमा आवश्यक है। हम सभी गलतियां करते हैं और कमजोरियों के क्षण आते हैं, और यह क्षमा के माध्यम से ही है कि हम अपने अनुभवों से सीख सकते हैं और खुद के बेहतर संस्करण बनने का प्रयास कर सकते हैं। क्षमा का अभ्यास करने के लिए हमें दूसरों और खुद के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित करने की आवश्यकता होती है। आक्रोश को छोड़ना और उसकी जगह करुणा लाना एक सचेत विकल्प है। क्षमा के माध्यम से हम अपने भीतर शांति पा सकते हैं और दूसरों के साथ स्वस्थ संबंध बना सकते हैं।
अगले भाग में हम इस यात्रा को जारी रखने और व्यक्तिगत विकास को अपनाने के दौरान माइंडफुलनेस और उपस्थिति विकसित करने के महत्व का पता लगाएंगे। इस विषय में आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं कि क्षमा और सचेतनता साथ साथ चलते हैं, क्योंकि इन दोनों के लिए हमें उपचार और आत्मखोज की प्रक्रिया में उपस्थित और पूरी तरह से शामिल होने की आवश्यकता होती है। पाठ 5, सचेतनता और उपस्थिति का विकास करना। अपने दैनिक जीवन में सचेतनता और उपस्थिति को अपनाने से कई लाभ हो सकते हैं। बेहतर फोकस और कम तनाव स्तर इसके कुछ सकारात्मक परिणाम हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार दिन में सिर्फ 10 मिनट के लिए सचेतनता का अभ्यास करने से शांति और सेहत की भावना में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। सचेतनता में उद्देश्यपूर्ण और बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण पर ध्यान देना शामिल है। सचेतनता का विकास करके हम अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं के बारे में अधिक जागरूक हो सकते हैं। यह जागरूकता हमें उन पर अधिक जानबूझकर और दयालु तरीके से प्रतिक्रिया करने की अनुमति देती है। सचेतनता के प्रमुख पहलुओं में से एक वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहना है। इसका मतलब है भविष्य के बारे में चिंताओं या अतीत के बारे में पछतावे को छोड़ देना। इसके बजाय हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि अभी क्या हो रहा है। ऐसा करके हम अपने अनुभवों के साथ पूरी तरह से जुड़ सकते हैं और जीवन की छोटी छोटी खुशियों और आश्चर्यों की सराहना कर सकते हैं। इसके अलावा माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से हमें आत्म जागरूकता की अधिक समझ विकसित करने में मदद मिल सकती है। हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के अलावा माइंडफुलनेस हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। शोध से पता चला है कि माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से चिंता और अवसाद के लक्षण कम हो सकते हैं, रक्तचाप कम हो सकता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। अपने शरीर में संवेदनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करके हम अपनी शारीरिक ज़रूरतों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यह समझ हमें अपने समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए उचित कार्रवाई करने की अनुमति देती है। निष्कर्ष में, हमारे दैनिक जीवन में माइंडफुलनेस और उपस्थिति विकसित करने से हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। हर दिन बस कुछ मिनटों के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से हम बढ़ी हुई शांति, बेहतर फोकस और कम तनाव के स्तर का अनुभव कर सकते हैं। अगले भाग में हम जाने देने की अपनी यात्रा में एक सहायक मानसिकता विकसित करने के महत्व का पता लगाएंगे। पाठ 6, एक सहायक मानसिकता विकसित करना। माइंडफुलनेस और प्रेजेंस से वास्तव में लाभ उठाने के लिए एक सहायक मानसिकता विकसित करना महत्वपूर्ण है, जो विकास और आत्मकरुणा को प्रोत्साहित करती है। एक सहायक मानसिकता विकसित करने से हम जीवन की चुनौतियों और अनिश्चितताओं को अधिक आसानी और लचीलेपन के साथ नेविगेट कर सकते हैं। इसमें जिज्ञासा और खुलेपन की भावना विकसित करना, साथ ही खुद और दूसरों के प्रति एक गैर न्यायिक रवैया अपनाना शामिल है। जब हम एक सहायक मानसिकता के साथ माइंडफुलनेस और प्रेजेंस का रुख करते हैं, तो हम आत्मचिंतन और व्यक्तिगत विकास के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाते हैं। अपने विचारों और भावनाओं के बारे में आलोचनात्मक या निर्णय लेने के बजाय हम उन्हें जिज्ञासा और स्वीकृति के साथ देखना सीखते हैं। यह हमें अपने और अपने अनुभवों के बारे में गहरी समझ हासिल करने और चुनौतियों का दयालुता और आत्मकरुणा के साथ जवाब देने की अनुमति देता है। एक सहायक मानसिकता में वर्तमान क्षण के लिए कृतज्ञता और प्रशंसा की भावना विकसित करना भी शामिल है। अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं को स्वीकार करके और उनका आनंद उठाकर हम अपना ध्यान चिंताओं और बेचैनियों से हटाकर अपने आसपास की सुंदरता और प्रचुरता को अपना सकते हैं। यह मानसिकता हमें अधिक लचीलापन, संकट विकसित करने में मदद करती है और जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। एक सहायक मानसिकता विकसित करने में यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि विकास और आत्मकरुणा निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। इसके लिए धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ असफलताओं और असफलताओं से सीखने की इच्छा भी। एक सहायक मानसिकता को अपनाने से हम आत्मस्वीकृति और लचीलेपन की अधिक भावना विकसित कर सकते हैं, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का अधिक सहजता और शालीनता से सामना कर सकते हैं।
जैसे जैसे हम परिणामों से लगाव को छोड़ने के अगले खंड में आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं कि एक ऐसी मानसिकता विकसित करना जो सहायक हो, कुछ परिणामों और अपेक्षाओं से हमारे लगाव को छोड़ने के लिए आधार तैयार करती है। पाठ 7, परिणामों से लगाव को छोड़ना। परिणामों से लगाव को छोड़ना हमें अपेक्षाओं की जकड़ से मुक्त कर सकता है और हमें जीवन की अप्रत्याशित यात्रा की सुंदरता के लिए खोल सकता है। जब हम किसी विशिष्ट परिणाम पर अड़े रहते हैं तो हम खुद को एक संकीर्ण दृष्टिकोण तक सीमित कर लेते हैं और अज्ञात को अपनाने से मिलने वाले मूल्यवान सबक और अनुभवों को खो देते हैं। परिणामों से अपने लगाव को छोड़ने के लिए मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता होती है। केवल अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हम प्रक्रिया और रास्ते में होने वाले विकास की सराहना करना सीख सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम लक्ष्य निर्धारित करना या उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना बंद कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम खुद को विशिष्ट परिणाम से अलग होने दें और विभिन्न संभावनाओं के लिए खुले रहें। जब हम परिणामों से अपने लगाव को छोड़ते हैं तो हम खुद को विफलता या निराशा के डर से मुक्त कर लेते हैं। हम अधिक लचीले और अनुकूलनीय बन जाते हैं क्योंकि हम अब अपने मूल्य या खुशी को परिभाषित करने के लिए किसी विशिष्ट परिणाम पर निर्भर नहीं हैं। यह मानसिकता हमें जिज्ञासा और खुलेपन की भावना के साथ चुनौतियों का सामना करने की अनुमति देती है, यह जानते हुए कि भले ही चीज़ें योजना के अनुसार न हों, लेकिन हमेशा कुछ मूल्यवान हासिल किया जा सकता है। परिणामों के प्रति अपने लगाव को त्याग कर हम अपने जीवन में शांति और संतुष्टि की भावना को और अधिक विकसित कर सकते हैं। हम प्रक्रिया पर भरोसा करना सीखते हैं और विश्वास करते हैं कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। यह मानसिकता हमें परिवर्तन और अनिश्चितता को पूरी तरह से स्वीकार करने में सक्षम बनाती है, यह पहचानते हुए कि वे जीवन की यात्रा के अंतर्निहित हिस्से हैं। तो आइए जानें कि हम खुले दिल और दिमाग से परिवर्तन और अनिश्चितता को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। पाठ 8, परिवर्तन और अनिश्चितता को स्वीकार करना। अज्ञात में कदम रखने और परिवर्तन और अनिश्चितता की रोमांचक यात्रा को अपनाने के लिए तैयार हो जाइए। परिवर्तन जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है और फिर भी यह हमारे सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण अनुभवों में से एक हो सकता है। इसके लिए हमें परिचित और आरामदायक चीज़ों को छोड़ना होगा और अज्ञात क्षेत्रों में कदम रखना होगा। लेकिन अनिश्चितता के इन क्षणों में ही हमें बढ़ने और विकसित होने का अवसर मिलता है। परिवर्तन और अनिश्चितता को स्वीकार करने से हम अपनी वर्तमान परिस्थितियों की बाधाओं से मुक्त हो सकते हैं और नई संभावनाओं का पता लगा सकते हैं। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के द्वार खोलता है क्योंकि हम अपरिचित परिस्थितियों में अनुकूलन करना और उनसे निपटना सीखते हैं। हालांकि यह पहली बार में असहज लग सकता है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि परिवर्तन अक्सर सकारात्मक परिणाम और विकास के अवसर लाता है। परिवर्तन और अनिश्चितता को अपनाने में इसे खुले दिमाग और सीखने की इच्छा के साथ अपनाना महत्वपूर्ण है। अज्ञात का विरोध करने या उससे डरने के बजाय हम इसे एक साहसिक कार्य के रूप में देख सकते हैं, अपने और अपने आसपास की दुनिया के नए पहलुओं की खोज करने का एक मौका। ऐसा करके हम लचीलापन और अनुकूलनशीलता की भावना विकसित कर सकते हैं जो हमारे पूरे जीवन में हमारी मदद करेगी। जैसे जैसे हम परिवर्तन और अनिश्चितता को अपनाते हैं, स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करने के महत्व को याद रखना महत्वपूर्ण है। स्पष्ट सीमाएं स्थापित करके और यह जानकर कि कब नहीं कहना है, हम अपनी भलाई की रक्षा कर सकते हैं और परिवर्तन की अराजकता के बीच स्थिरता की भावना बनाए रख सकते हैं। तो आइए जानें कि कैसे स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करें और जीवन के लगातार बदलते परिदृश्य को अनुग्रह और लचीलेपन के साथ नेविगेट करें। पाठ 9, स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना। परिवर्तन और अनिश्चितता को अपनाने के लिए हमें स्वस्थ सीमाएं स्थापित करने और बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जो हमारे कल्याण की रक्षा करती हैं और जीवन के लगातार बदलते परिदृश्य के बीच स्थिरता प्रदान करती हैं। स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें यह परिभाषित करने की अनुमति देता है कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं, जिससे सुरक्षा और नियंत्रण की भावना पैदा होती है। अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से बताकर हम खुद को अभिभूत होने या फ़ायदा उठाने से बचा सकते हैं।
साथ ही दूसरों की सीमाओं का सम्मान भी कर सकते हैं। स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करने का एक पहलू बिना दोषी महसूस किए नहीं कहना सीखना है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारा समय और ऊर्जा मूल्यवान है और हमें अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता देने का अधिकार है। नहीं कहना हमें स्वार्थी नहीं बनाता, यह आत्म देखभाल और आत्मसम्मान का कार्य है। इसके अतिरिक्त सीमाएं निर्धारित करने में हमारी भावनात्मक सीमाओं को पहचानना और उनका सम्मान करना शामिल है। हमें अपनी भावनाओं और ज़रूरतों के बारे में पता होना चाहिए और दूसरों को उन्हें हेरफेर करने या खारिज करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू स्पष्ट संचार स्थापित करना है। इसका मतलब है कि अपने विचारों, भावनाओं और अपेक्षाओं को खुले तौर पर और ईमानदारी से व्यक्त करना, साथ ही दूसरों के दृष्टिकोण को सुनना और उनका सम्मान करना। आक्रामकता या निष्क्रिय आक्रामकता का सहारा लेने के बजाय सम्मानजनक और मुखर तरीके से अपनी सीमाओं को संप्रेषित करना महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष में परिवर्तन और अनिश्चितता को स्वीकार करने के लिए स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना आवश्यक है। यह हमें अपनी भलाई की रक्षा करने, स्थिरता बनाए रखने और जीवन के लगातार बदलते परिदृश्य को नेविगेट करने की अनुमति देता है। इन सीमाओं को स्थापित करने और बनाए रखने से हम अनिश्चितता का सामना करने में सुरक्षा और नियंत्रण की भावना पैदा कर सकते हैं। अगले भाग में हम इस यात्रा के हिस्से के रूप में आत्म देखभाल और आत्म करुणा का अभ्यास करने के महत्व का पता लगाएंगे। पाठ 10 आत्म देखभाल और आत्म करुणा का अभ्यास करना। आत्म देखभाल और आत्म करुणा के माध्यम से खुद को पोषित करना परिवर्तन और अनिश्चितता को स्वीकार करने के हमारे मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें अपनी बैटरी को रिचार्ज करने और आंतरिक शक्ति और लचीलापन बनाने की अनुमति देता है, जो हमें कठिन समय से गुजरने में मदद करेगा। जब हम आत्म देखभाल का अभ्यास करते हैं तो हम जानबूझकर अपनी शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक भलाई को प्राथमिकता देते हैं। इसमें ऐसी गतिविधियों में शामिल होना शामिल है जो हमें खुशी और आराम देती हैं, जैसे गर्म स्नान करना, प्रकृति में सैर पर जाना या प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना। आत्म देखभाल में संलग्न होकर हम अपनी ज़रूरतों को स्वीकार करते हैं और खुद को आराम करने और रिचार्ज करने की अनुमति देते हैं। आत्म करुणा का अर्थ है खुद के प्रति दया और समझ बढ़ाना, खासकर कठिन क्षणों के दौरान। इसमें खुद के साथ उसी तरह की देखभाल और करुणा से पेश आना शामिल है जैसा हम किसी ऐसे दोस्त के साथ करते हैं जो संघर्ष कर रहा हो। जब हम आत्म करुणा का अभ्यास करते हैं तो हम अपनी मानवता को स्वीकार करते हैं और अपनी खामियों को स्वीकार करते हैं। इसमें प्रोत्साहन और समर्थन के शब्दों के साथ खुद से बात करना और आत्मनिर्णय और आत्म आलोचना को छोड़ देना शामिल हो सकता है। आत्म करुणा विकसित करके हम अपने प्रति स्वीकृति और सहानुभूति की भावना को बढ़ावा देते हैं, जो हमें चुनौतियों से अधिक आसानी और अनुग्रह के साथ निपटने में मदद कर सकता है। ऐसी दुनिया में जो अक्सर उत्पादकता और उपलब्धि को प्राथमिकता देती है, आत्म देखभाल और आत्म करुणा का अभ्यास करना उल्टा लग सकता है। हालांकि खुद को पोषित करने के लिए समय निकालकर हम वास्तव में अपनी खुद की भलाई को फिर से भरते हैं और खुद को अपने जीवन में पूरी तरह से दिखाने में सक्षम बनाते हैं। जैसे जैसे हम बदलाव और अनिश्चितता को अपनाने की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, हमें खुद की देखभाल करने और खुद के प्रति दयालुता बढ़ाने के महत्व को याद रखना चाहिए। ऐसा करके हम अज्ञात से गुजरने के लिए आवश्यक आंतरिक शक्ति और लचीलापन विकसित करते हैं। अब आइए अपनी यात्रा में अगले चरण का पता लगाएं, नियंत्रण छोड़ देना। पाठ 11 नियंत्रण छोड़ देना। अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ें और अनिश्चितता के प्रवाह के आगे समर्पण करें। अपने आप को उस स्वतंत्रता और विकास को अपनाने दें जो परिणाम पर अपनी पकड़ छोड़ने के साथ आता है। नियंत्रण की इच्छा करना स्वाभाविक है क्योंकि यह हमें सुरक्षा और पूर्वानुमान की भावना देता है। हालांकि इस आवश्यकता को बहुत कसकर पकड़ना हमारे व्यक्तिगत विकास में बाधा डाल सकता है और हमारे अनुभवों को सीमित कर सकता है।
जब हम नियंत्रण छोड़ देते हैं तो हम खुद को नई संभावनाओं और अवसरों के लिए खोलते हैं जिन्हें हम अन्यथा खो सकते थे। जब हम लगातार अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हम अभिभूत और तनावग्रस्त हो जाते हैं। हम खुद को लगातार भविष्य के बारे में चिंता करते हुए और अपने इच्छित परिणाम के अनुरूप परिस्थितियों में हेरफेर करने की कोशिश करते हुए पा सकते हैं। यह न केवल हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से थका देता है, बल्कि हमें वर्तमान क्षण का पूरी तरह से अनुभव करने से भी रोकता है। नियंत्रण की अपनी आवश्यकता को त्याग कर हम खुद पर और जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करना सीख सकते हैं। नियंत्रण छोड़ने का मतलब हार मान लेना या निष्क्रिय हो जाना नहीं है। इसका मतलब है यह स्वीकार करना कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे नियंत्रण से परे हैं और उन्हें स्वीकार करना सीखना है। इसका मतलब है अनिश्चितता के सामने अनुकूलनीय और लचीला होना। जब हम जीवन के प्रवाह के आगे समर्पण कर देते हैं तो हम इसके खिलाफ लड़ने के बजाय खुद को धारा द्वारा निर्देशित होने देते हैं। इससे शांति, पूर्णता और समग्र कल्याण की अधिक भावना हो सकती है। अगले भाग में हम जीवन के प्रवाह के आगे समर्पण करने की अवधारणा का पता लगाएंगे और यह कैसे हमें अपने उद्देश्य और सच्ची खुशी को खोजने के करीब ला सकता है। पाठ 12, जीवन के प्रवाह के आगे समर्पण करना। अपने आप को जीवन की धारा द्वारा बहने दें, इसके अप्रत्याशित प्रभाव के आगे समर्पण करें और इसके द्वारा लाए गए सहज आश्चर्यों में सांत्वना पाएं। जीवन एक निरंतर बदलती नदी है और जब हम इसके प्रवाह का विरोध करते हैं तो हम अनावश्यक तनाव और संघर्ष पैदा करते हैं। जीवन के प्रवाह के आगे समर्पण करने का मतलब है अनिश्चितता को गले लगाना, नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ देना और यह भरोसा करना कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। जब हम समर्पण करते हैं तो हम खुद को नई संभावनाओं और अनुभवों के लिए खोलते हैं। हम अधिक अनुकूलनीय और लचीले बन जाते हैं, जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों से निपटने में सक्षम हो जाते हैं। चीज़ों को अपने हिसाब से करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करने के बजाय हम जीवन की लय के साथ बहना सीखते हैं, उतार चढ़ाव को संभव से स्वीकार करते हैं। यह समर्पण हमें अराजकता के बीच शांति और संतुष्टि की भावना खोजने की अनुमति देता है। जीवन के प्रवाह के प्रति समर्पण का अर्थ है परिणामों और अपेक्षाओं के प्रति अपने लगाव को छोड़ना। हम लगातार योजना बनाने और रणनीति बनाने की आवश्यकता को छोड़ देते हैं और इसके बजाय सहजता और अज्ञात की सुंदरता को अपनाते हैं। यह खुलापन हमें वर्तमान क्षण को पूरी तरह से अपनाने और आश्चर्य और जिज्ञासा के साथ जीवन के आश्चर्यों का अनुभव करने की अनुमति देता है। जीवन के प्रवाह के प्रति समर्पण करने में हम पिछले घावों और आघातों को ठीक करने की प्रक्रिया पर भरोसा करना सीखते हैं। अपने प्रतिरोध को छोड़ने और प्रवाह के प्रति समर्पण करने से हम उपचार और परिवर्तन होने के लिए जगह बनाते हैं। यह समर्पण के माध्यम से ही है कि हम ठीक होना, बढ़ना और अर्थपूर्ण और पूर्णता का जीवन बनाना शुरू कर सकते हैं। इसलिए जीवन के प्रवाह को जाने दें और समर्पण करें, यह जानते हुए कि ऐसा करने से आप खुद को उपचार और अनंत संभावनाओं की दुनिया के लिए खोल रहे हैं। पाठ 13, पिछले घावों और आघातों को ठीक करना। पिछले घावों और आघातों को ठीक करना एक परिवर्तनकारी यात्रा है जो हमें अपने जीवन को पुनः प्राप्त करने और लचीलेपन और विकास से भरे भविष्य को अपनाने की शक्ति देती है। यह उस दर्द और अंधेरे का सामना करने की प्रक्रिया है जिसने हमें परेशान किया है और ठीक होने और आगे बढ़ने के लिए भीतर की ताकत को खोजने की प्रक्रिया है। जब हम आघात का अनुभव करते हैं तो यह अक्सर गहरे भावनात्मक निशान छोड़ देता है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकता है। ये घाव भय, चिंता, अवसाद और अतीत में फंसने की भावना के रूप में प्रकट हो सकते हैं। हालांकि इन घावों को स्वीकार करके और उनका समाधान करके हम उपचार की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं और आशा की एक नई भावना पा सकते हैं। पिछले घावों और आघातों को ठीक करने के लिए हमें अपने दर्द का सामना करने, अपने अस्तित्व के मूल में गहराई से खुदाई करने और उन भावनाओं का सामना करने की आवश्यकता होती है जो इतने लंबे समय से दबी हुई हैं।
यह एक कठिन और दर्दनाक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह हमारे विकास और कल्याण के लिए आवश्यक है। खुद को दर्द महसूस करने की अनुमति देकर हम इसे छोड़ना शुरू कर सकते हैं और उपचार के लिए जगह बना सकते हैं। इसमें थेरेपी या परामर्श लेना, स्व देखभाल प्रथाओं में शामिल होना और प्रियजनों से समर्थन प्राप्त करना शामिल हो सकता है। जैसे जैसे हम ठीक होते हैं, हम उन नकारात्मक मान्यताओं और आत्मपराजय पैटर्न को छोड़ना शुरू करते हैं जिन्होंने हमें पीछे रखा है। हम अतीत को छोड़ना और सोचने और होने के एक नए तरीके को अपनाना सीखते हैं। इस प्रक्रिया के लिए धैर्य, आत्मकरुणा और अपनी पुरानी सोच को चुनौती देने की इच्छा की आवश्यकता होती है। इन नकारात्मक मान्यताओं और पैटर्न को छोड़कर हम खुद को नई संभावनाओं के लिए खोल सकते हैं और एक उज्ज्वल भविष्य बना सकते हैं। अगले भाग में हम जाने देने की अपनी यात्रा में नकारात्मक मान्यताओं और आत्म-पराजय पैटर्न को छोड़ने के महत्व का पता लगाएंगे। पाठ 14 नकारात्मक मान्यताओं और आत्म-पराजय पैटर्न को छोड़ना। नकारात्मक मान्यताओं और आत्म-पराजय पैटर्न की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए अपने भीतर की शक्ति को अपनाएं। जैसे जैसे आप एक उज्ज्वल भविष्य की ओर एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करते हैं, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि हम सभी अपने भीतर ऐसी मान्यताएं रखते हैं जो हमें पीछे रखती हैं और ऐसे पैटर्न जो हमें अनुत्पादक चक्रों में फंसाए रखते हैं। ये नकारात्मक विश्वास पिछले अनुभवों, सामाजिक कंडीशनिंग या यहाँ तक कि स्वयं द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से उत्पन्न हो सकते हैं। वे हमारे कानों में फुसफुसाते हैं, हमें विश्वास दिलाते हैं कि हम योग्य नहीं हैं, सक्षम नहीं हैं या असफल होने के लिए किस्मत में हैं। लेकिन यहाँ सच्चाई है। आपके पास इन विश्वासों को छोड़ने और अपनी कहानी को फिर से लिखने की शक्ति है। नकारात्मक विश्वासों और आत्मपराजय पैटर्न को छोड़ने के लिए आत्म जागरूकता के एक गहरे स्तर और अपने स्वयं के विचारों और व्यवहारों को चुनौती देने की इच्छा की आवश्यकता होती है। यह उन पैटर्न को पहचानने से शुरू होता है जो अब आपके काम नहीं आते हैं और उनकी वैधता पर सवाल उठाते हैं। क्या ये विश्वास तथ्यों पर आधारित हैं या सिर्फ धारणाएं हैं? क्या वे आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं या आपको पीछे धकेल रहे हैं? इन पैटर्न के बारे में जागरूक होकर आप उन्हें एक-एक करके खत्म करना शुरू कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को सहानुभूति और समझ के साथ अपनाना महत्वपूर्ण है। नकारात्मक विश्वास और आत्म-पराजय पैटर्न अक्सर गहराई से जड़ जमा लेते हैं और उन्हें छोड़ना मुश्किल हो सकता है। वर्षों से बनी परतों को खोलने में समय और धैर्य लगता है। खुद के साथ कोमल रहना याद रखें और रास्ते में छोटी-छोटी जीत का जश्न मनाएं। जैसे जैसे आप इन नकारात्मक विश्वासों और आत्म-पराजय पैटर्न को छोड़ते हैं, आप नए विकास और संभावनाओं के लिए जगह बनाते हैं। जो अब आपके काम नहीं आता, उसे छोड़कर आप खुद को खामियों को अपनाने और विकास को अपनाने के लिए खोलते हैं। अगले भाग में हम यह पता लगाएंगे कि खामियों को अपनाने से व्यक्तिगत परिवर्तन और आत्मस्वीकृति कैसे हो सकती है। पाठ 15 खामियों को अपनाना और विकास को अपनाना। खामियों को अपनाने और इसके साथ आने वाले अविश्वसनीय विकास को देखने के लिए अपने भीतर की शक्ति को अनलॉक करें। ऐसी दुनिया में जो अक्सर पूर्णता और उपलब्धि को महत्व देती है, अपनी खामियों और गलतियों को स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि खामियों को स्वीकार करके हम खुद को विकास और आत्म सुधार की दुनिया में खोलते हैं। खामियों को स्वीकार करने से हम उन अवास्तविक अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं जो हम अक्सर खुद से रखते हैं। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो हमें लगातार बताता है कि सफल या खुश रहने के लिए हमें दोषहीन होने की आवश्यकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। हम सभी में खामियां होती हैं, गलतियां करते हैं और कभी-कभी संघर्ष करते हैं। इस वास्तविकता को स्वीकार करके हम खुद को पूर्ण होने के निरंतर दबाव से मुक्त करते हैं और इसके बजाय व्यक्तिगत विकास और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब हम खामियों को स्वीकार करते हैं तो हम विकास और सीखने के लिए जगह भी बनाते हैं। गलतियां और असफलताएं आत्मचिंतन और सुधार के लिए मूल्यवान अवसर प्रदान करती हैं। उन्हें असफलताओं के रूप में देखने के बजाय हम उन्हें सफलता की ओर अपनी यात्रा पर कदम रखने वाले पत्थर के रूप में देख सकते हैं। खामियों को स्वीकार करने से हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, नए कौशल विकसित कर सकते हैं और खुद के बेहतर संस्करण बन सकते हैं।
खामियों को स्वीकार करके हम दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ भी विकसित करते हैं। जब हम अपनी खामियों को पहचानते हैं और स्वीकार करते हैं तो हम उन लोगों के प्रति अधिक दयालु बन जाते हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। हम समझते हैं कि हर किसी की अपनी लड़ाइयाँ होती हैं और कोई भी व्यक्ति खामियों से अछूता नहीं है। यह सहानुभूति हमें मजबूत रिश्ते बनाने और एक अधिक सहायक और समझदार समुदाय बनाने की अनुमति देती है। निष्कर्ष में, खामियों को गले लगाना आत्मविकास और विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। परिपूर्ण होने की आवश्यकता को छोड़कर हम खुद को नए अवसरों और अनुभवों के लिए खोलते हैं। अगले भाग में हम यह पता लगाएंगे कि कैसे अर्थ और उद्देश्य खोजना और जाने देना हमारी आत्मखोज और व्यक्तिगत विकास की यात्रा को और बढ़ा सकता है। पाठ 16, जाने देने में अर्थ और उद्देश्य खोजना। जैसे जैसे हम जाने देने में अर्थ और उद्देश्य खोजने की अवधारणा की जांच करते हैं, हम नियंत्रण छोड़ने और अज्ञात के सामने समर्पण करने के कठिन काम का सामना करते हैं। जाने देने का यह कार्य हमें विकास के लिए पूरी तरह से नए विकल्पों और अवसरों के लिए खोलता है। जब हम जाने देते हैं तो हम अपने जीवन में कुछ नया प्रवेश करने के लिए जगह बनाते हैं। यह एक नया रिश्ता, एक नया करियर पथ या बस दुनिया में होने का एक नया तरीका हो सकता है। अतीत के प्रति अपने लगाव या भविष्य के लिए अपनी अपेक्षाओं को छोड़कर हम खुद को उन बाधाओं से मुक्त करते हैं जो हमें पीछे रखती हैं और हमारी क्षमता को सीमित करती हैं। जाने देने में अर्थ और उद्देश्य ढूंढने का मतलब है यह पहचानना कि हम अपने अतीत या परिस्थितियों से परिभाषित नहीं हैं। इसके बजाय हमारे पास अपनी खुद की कहानी को आकार देने और एक ऐसा भविष्य बनाने की शक्ति है जो हमारी गहरी इच्छाओं और मूल्यों के साथ संरेखित हो। इसके लिए हमें नियंत्रण और पूर्णता की आवश्यकता को छोड़ना होगा और इसके बजाय जीवन की अव्यवस्थित, अप्रत्याशित प्रकृति को अपनाना होगा। जाने देने में हम खुद को कमज़ोर होने और नए अनुभवों के लिए खुले रहने की अनुमति देते हैं। हम विकास की प्रक्रिया पर भरोसा करना सीखते हैं और खुद को अपने अंतर्ज्ञान द्वारा निर्देशित होने देते हैं। जो अब हमारे काम नहीं आता है, उसे जाने देकर हम उन चीज़ों के लिए जगह बनाते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं और पूर्णता और उद्देश्य की अधिक भावना पाते हैं। अब जाने देने के अगले पहलू पर चर्चा करते हैं, वह है तुलना और निर्णय को जाने देना। पाठ 17, तुलना और निर्णय को जाने देना। तुलना और निर्णय हमारे समग्र स्वास्थ्य और खुशी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। कई अध्ययनों के अनुसार दूसरों से खुद की लगातार तुलना करने के पैटर्न में शामिल होने से तनाव का स्तर बढ़ सकता है और साथ ही किसी के आत्म-मूल्य की भावना में कमी आ सकती है। जब हम लगातार खुद की और दूसरों की निंदा करते हैं तो हम एक ऐसा विषैला चक्र बनाते हैं जो हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि का अनुभव करने से रोकता है। यह पैटर्न हमें जीवन का पूरा आनंद लेने से रोकता है। आज के समाज में तुलना के जाल में फंसना आसान है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दूसरे लोगों के जीवन की सावधानीपूर्वक क्यूरेट की गई हाइलाइट रीलों से भरे हुए हैं, जिससे खुद की और अपनी उपलब्धियों की तुलना न करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि दूसरों के जीवन की ये झलकियां बस झलकियां हैं। वे उनके संघर्षों और कठिनाइयों की पूरी तस्वीर नहीं दिखाते हैं। इन अधूरे चित्रणों से खुद की तुलना करके हम खुद को निराशा और असंतोष के लिए तैयार कर रहे हैं। निर्णय लेना एक और हानिकारक आदत है जिसे हमें छोड़ने की ज़रूरत है। जब हम दूसरों का न्याय करते हैं तो हम अक्सर अपनी खुद की असुरक्षाओं को उन पर थोप रहे होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास मौजूद अद्वितीय गुणों और शक्तियों की सराहना करने के बजाय हम उनकी खामियों और कमियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह न केवल हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि हमें दूसरों को सही मायने में समझने और उनसे जुड़ने से भी रोकता है। तुलना और निर्णय को पूरी तरह से त्यागने के लिए हमें अपना दृष्टिकोण बदलने और भेद्यता और प्रामाणिकता को अपनाने की आवश्यकता है। यह पहचान कर कि हम सभी अलग अलग रास्तों पर हैं और हमारी अपनी अनूठी यात्राएं हैं, हम अपने स्वयं के मूल्य और महत्व की सराहना करना शुरू कर सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर किसी के अपने संघर्ष और असुरक्षाएं होती हैं और कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है। अगले भाग में हम अपने जीवन में भेद्यता और प्रामाणिकता को अपनाने के महत्व का पता लगाएंगे।
तुलना और निर्णय को त्याग कर हम वास्तविक संबंधों और व्यक्तिगत विकास के लिए जगह बना सकते हैं। पाठ 18 भेद्यता और प्रामाणिकता को अपनाना। जाने देने की अपनी यात्रा में हमने तुलना और निर्णय को छोड़ने के महत्व का पता लगाया है। अब हम इस प्रक्रिया के दूसरे महत्वपूर्ण पहलू में जाते हैं, भेद्यता और प्रामाणिकता को अपनाना। भेद्यता और प्रामाणिक होने के लिए अस्वीकृति या निर्णय के डर के बिना अपने वास्तविक स्वरूप को दिखाने की वास्तविक इच्छा की आवश्यकता होती है। इसमें हमारे द्वारा पहने जाने वाले मुखौटे, दूसरों को खुश करने की आवश्यकता और बाहरी मान्यता की आवश्यकता को छोड़ना शामिल है। जब हम भेद्यता को अपनाते हैं तो हम खुद को गहरे संबंधों और अधिक सार्थक रिश्तों के लिए खोलते हैं। यह हमें यह देखने और समझने की अनुमति देता है कि हम वास्तव में कौन हैं। इससे हमारे अंदर अपनेपन और स्वीकृति की भावना बढ़ती है। हालांकि भेद्यता एक कठिन संभावना हो सकती है। इसके लिए हमें अपने डर, असुरक्षा और पिछले अनुभवों का सामना करना पड़ता है, जिन्होंने हमें आकार दिया है। इसके लिए अपनी खामियों को स्वीकार करने और उन्हें दूसरों के साथ साझा करने का साहस चाहिए। फिर भी जब हम भेद्यता की हिम्मत करते हैं तो हम ऐसा माहौल बनाते हैं जो दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे प्रामाणिकता और सहानुभूति का माहौल बनता है। जब हम खुद को भेद्यता और प्रामाणिक होने देते हैं तो हम दूसरों को हमारा असली रूप देखने का अवसर देते हैं, और परिणाम स्वरूप हम अपने आसपास के लोगों के साथ मजबूत संबंध बनाने में सक्षम होते हैं। हम इस विचार को छोड़ सकते हैं कि हमें परिपूर्ण होना है और इसके बजाय प्रामाणिक होने और व्यक्तिगत रूप से हम जो हैं उसके प्रति वफादार रहने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने अंदर स्वतंत्रता और मुक्ति की भावना को बढ़ावा देते हैं, जो हमें जीवन की सभी चीज़ों को ग्रहण करने में सक्षम बनाता है। जैसे जैसे हम जाने देने के इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, कृतज्ञता और प्रशंसा की खेती अब हमारे ध्यान का केंद्र बन जाएगी। पाठ 19 कृतज्ञता और प्रशंसा का विकास करना। कृतज्ञता और प्रशंसा की शक्ति के लिए खुद को खोलें। अपने आसपास की सुंदरता और प्रचुरता को पूरी तरह से अपनाने की अनुमति दें। ऐसी दुनिया में जो अक्सर इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि क्या कमी है या क्या नहीं है, कृतज्ञता और प्रशंसा का विकास करना एक परिवर्तनकारी अभ्यास हो सकता है। हमारे पास जो पहले से है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करके और अपने जीवन में अच्छाई को स्वीकार करके हम खुद को संतुष्टि और पूर्णता की भावना के लिए खोलते हैं। कृतज्ञता और प्रशंसा केवल क्षणभंगुर भावनाएं नहीं हैं, वे दृष्टिकोण और मानसिकताएं हैं जिन्हें अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। इसमें हमारे जीवन के सकारात्मक पहलुओं की ओर सचेत रूप से अपना ध्यान केंद्रित करना शामिल है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। यह सुबह में एक गर्म कप चाय के लिए आभार व्यक्त करने या किसी प्रियजन के समर्थन की सराहना करने जितना सरल हो सकता है। कृतज्ञता के इन क्षणों को सक्रिय रूप से तलाशने से हम अपने दिमाग को नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। कृतज्ञता और प्रशंसा विकसित करने से हमें दूसरों के साथ सहानुभूति और जुड़ाव की अधिक भावना विकसित करने की अनुमति मिलती है। जब हम दूसरों की दयालुता और उदारता की सराहना करते हैं तो हम खुद भी दयालुता दिखाने और उसका प्रतिदान करने की अधिक संभावना रखते हैं। इससे कृतज्ञता और उदारता का एक सकारात्मक चक्र बनता है, जिसका हमारे रिश्तों और समुदायों पर एक लहर जैसा प्रभाव हो सकता है। जैसे जैसे हम कृतज्ञता और प्रशंसा की शक्ति को अपनाते हैं, हम अपेक्षाओं को छोड़ना शुरू करते हैं। लगातार अधिक पाने या दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय हम जो हमारे पास है उससे संतुष्ट रहना सीखते हैं और वर्तमान क्षण में आनंद पाते हैं। अपेक्षाओं को छोड़ देना हमें नई संभावनाओं के लिए खोलता है और हमें जीवन की समृद्धि का पूरी तरह से अनुभव करने की अनुमति देता है। पाठ 20 अपेक्षाओं को छोड़ देना। विडंबना यह है कि अपनी अपेक्षाओं को कसकर पकड़े रहने से अक्सर निराशा और छूटे हुए अवसरों की भावना पैदा होती है। हम अपने मन में एक विजन बनाते हैं कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए, और जब वास्तविकता उस विजन से मेल नहीं खाती तो हम निराश महसूस करते हैं। हम दूसरों से कुछ खास नतीजों या व्यवहार की उम्मीद करके खुद को निराशा के लिए तैयार करते हैं, और जब वे हमारी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते तो हम निराश या नाराज हो सकते हैं।
जब हम अपनी अपेक्षाओं से चिपके रहते हैं तो हम खुद को वर्तमान क्षण में मौजूद संभावनाओं से दूर कर लेते हैं। हम इस बात पर इतना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं कि हमें क्या होना चाहिए कि हम यह देखने में विफल हो जाते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। यह संकीर्ण दृष्टिकोण हमारे अनुकूलन, विकास और प्रत्येक स्थिति की सुंदरता और क्षमता की पूरी तरह से सराहना करने की क्षमता को सीमित करता है। अपेक्षाओं को छोड़ देने का मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी इच्छाओं या लक्ष्यों को त्यागना है। इसका मतलब बस यह है कि विशिष्ट परिणामों के प्रति अपने लगाव को छोड़ना और स्वाभाविक रूप से सामने आने वाली चीज़ों के लिए खुले रहना। यह हमें निर्णय और निराशा के बजाय जिज्ञासा और कृतज्ञता के साथ प्रत्येक अनुभव को देखने की अनुमति देता है। जब हम अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं तो हम खुद को नियंत्रण के बोझ से मुक्त कर लेते हैं और जीवन के प्रवाह के आगे समर्पण कर देते हैं। वर्तमान क्षण को गले लगाने और चीज़ों को वैसे ही स्वीकार करने से हम खुद को नए अवसरों और अनुभवों के लिए खोलते हैं जिन्हें हम अन्यथा खो सकते थे। हम अधिक लचीले और लचीले बन जाते हैं, जो भी हमारे रास्ते में आता है उसके अनुकूल ढलने में सक्षम होते हैं। अपेक्षाओं को छोड़ देने से दूसरों के साथ गहरे संबंध भी बनते हैं, क्योंकि हम उन्हें वैसे ही सराहना और स्वीकार करना सीखते हैं जैसे वे वास्तव में हैं। भविष्य से वर्तमान पर अपना जोर देकर हम अपने जीवन में शांति और संतुष्टि की भावना पैदा करना शुरू कर सकते हैं। यह हमें अगले खंड में जाने में मदद करेगा, जो वर्तमान क्षण को अपनाने के बारे में है। पाठ 21 वर्तमान क्षण को अपनाना। जाने देने की अपनी यात्रा में हमने सबसे पहले अपेक्षाओं को छोड़ने की अवधारणा का पता लगाया। हमने समझा कि अपेक्षाएं अक्सर निराशा का कारण बन सकती हैं और वर्तमान क्षण की पूरी तरह से सराहना और उसे अपनाने की हमारी क्षमता में बाधा डालती है। अब आइए वर्तमान क्षण को अपनाने की कला में गहराई से उतरें। वर्तमान क्षण को अपनाने का मतलब है अतीत के विचारों या भविष्य की चिंताओं के बोझ तले दबे बिना खुद को यहाँ और अभी में पूरी तरह से डुबो देना। इसके लिए हमें अपने आसपास, अपनी भावनाओं और अपने विचारों के प्रति सचेत और जागरूक रहने की आवश्यकता है। ऐसा करके हम वास्तव में प्रत्येक क्षण की समृद्धि और सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। जब हम वर्तमान क्षण को गले लगाते हैं तो हम अपने आप को उन विकर्षणों और व्यस्तताओं से मुक्त कर देते हैं जो अक्सर हमारे दिमाग पर हावी हो जाती हैं। हम उन छोटी छोटी बातों के प्रति सजग हो जाते हैं जिन्हें हम पहले अनदेखा कर देते थे, जैसे कि हमारी त्वचा पर सूरज की गर्मी, पक्षियों की चहचहाहट, हमारे शरीर में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाली हमारी सांसों का एहसास। वर्तमान क्षण को गले लगाने से हम खुद को शांति और संतुष्टि की भावना के लिए खोलते हैं। हम नियंत्रण की निरंतर आवश्यकता को छोड़ सकते हैं और बस जीवन के प्रवाह के प्रति समर्पण कर सकते हैं। यह इस समर्पण में है कि हम सच्ची स्वतंत्रता और शांति पाते हैं। जैसे जैसे हम जाने देने की अपनी यात्रा जारी रखते हैं, हम अब अगले चरण का पता लगाएंगे, पछतावे और आक्रोश को छोड़ेंगे। ऐसा करके हम अपने भावनात्मक बोझ को और हल्का कर सकते हैं और सकारात्मकता और विकास के लिए जगह बना सकते हैं। पाठ 22 पछतावे और आक्रोश को दूर करना। पछतावे और आक्रोश को दूर करने की मुक्तिदायी शक्ति का पता लगाएं। अपने दिल और दिमाग को अतीत की शिकायतों के बोझ से मुक्त करें। पछतावे और आक्रोश हमारे विचारों और भावनाओं को खा सकते हैं, हमें नकारात्मकता के चक्र में फंसा सकते हैं और हमें वर्तमान क्षण को पूरी तरह से अपनाने से रोक सकते हैं। इन बोझों को छोड़कर हम खुद को आज़ादी और शांति की भावना के लिए खोल सकते हैं। पछतावे को दूर करने में अतीत में हमारे द्वारा किए गए विकल्पों को स्वीकार करना और स्वीकार करना शामिल है। इसके लिए हमें यह पहचानना होगा कि जो पहले हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम उससे सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इस बात पर ध्यान देने के बजाय कि हमें क्या अलग करना चाहिए था, हम उन सबक पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो हमने सीखे हैं और उनका उपयोग आगे बढ़ने के लिए बेहतर विकल्प बनाने के लिए कर सकते हैं। दृष्टिकोण में यह बदलाव हमें पछतावे की पकड़ को छोड़ने और खुद को उसकी भावनात्मक पकड़ से मुक्त करने की अनुमति देता है। इसी तरह आक्रोश को दूर करने के लिए हमें दूसरों के प्रति अपने गुस्से और कड़वाहट को दूर करने की आवश्यकता होती है।
द्वेष रखने से सिर्फ हमारा ही नुकसान होता है, क्योंकि यह हमें नकारात्मक मानसिकता में फंसाए रखता है। क्षमा और सहानुभूति का अभ्यास करके हम अपने ऊपर बोझ डालने वाले आक्रोश को दूर कर सकते हैं और उपचार और करुणा के लिए जगह बना सकते हैं। इसका मतलब दूसरों के कार्यों को भूल जाना या उनका समर्थन करना नहीं है, बल्कि उन कार्यों से जुड़ी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ देना है। पछतावे और आक्रोश को दूर करके हम खुद को मुक्ति का उपहार देते हैं। हम खुद को अतीत से मुक्त करते हैं, अपने दिल और दिमाग को वर्तमान क्षण के लिए खुला रखते हैं। इन बोझों को दूर करके हम शांति और स्वीकृति की भावना विकसित कर सकते हैं, जिससे हम आगे की यात्रा को पूरी तरह से अपनाने में सक्षम होंगे, क्योंकि हम जाने देने की शक्ति का पता लगाना जारी रखते हैं। अब हम अपने जीवन में धैर्य और विश्वास का अभ्यास करने के महत्व पर गहराई से विचार करेंगे। पाठ 23। धैर्य और विश्वास का अभ्यास करना। धैर्य और विश्वास का अभ्यास करने की मुक्तिदायी शक्ति को अपनाएं, खुद को जीवन की यात्रा के सामने आत्मसमर्पण करने दें। ऐसी दुनिया में जहां तुरंत संतुष्टि और त्वरित परिणाम की मांग होती है, धैर्य विकसित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि धैर्य को अपनाकर हम शांति और आंतरिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। धैर्य हमें प्रक्रिया पर भरोसा करना और यह विश्वास रखना सिखाता है कि सब कुछ सही समय पर ठीक हो जाएगा। धैर्य का अभ्यास करने के लिए हमें नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ना होगा। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण से परे हैं और जीवन की अपनी समयरेखा है। लगातार दबाव डालने और प्रयास करने के बजाय हम प्रतीक्षा करना और निरीक्षण करना सीखते हैं, यह भरोसा करते हुए कि ब्रह्मांड हमें हमारे वांछित परिणामों की ओर ले जाएगा। प्रक्रिया पर भरोसा करना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब अनिश्चितता और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि यह भरोसा करके कि सब कुछ किसी कारण से होता है, हम यह जानकर सांत्वना पा सकते हैं कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का भी एक उद्देश्य होता है। भरोसा करने से हम चिंता को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि अंत में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। धैर्य और विश्वास का अभ्यास करके हम अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में गहरी समझ विकसित करते हैं। हम भविष्य के लिए लगातार तरसने के बजाय वर्तमान क्षण की सुंदरता की सराहना करना सीखते हैं। धैर्य और भरोसे के जरिए हम लचीलापन और जीवन के उतार चढ़ाव को शालीनता से पार करने की क्षमता विकसित करते हैं। जैसे जैसे हम जाने देने की प्रक्रिया में गहराई से उतरते हैं, हम स्वीकृति की ज़रूरत को छोड़ने की अवधारणा का पता लगाते हैं। पाठ 24। स्वीकृति की ज़रूरत को छोड़ देना। धैर्य और भरोसे का अभ्यास करने की हमारी यात्रा में विचार करने के लिए एक और महत्वपूर्ण पहलू स्वीकृति की ज़रूरत को छोड़ देना है। यह हम में से कई लोगों के लिए एक आम संघर्ष है, क्योंकि हम अक्सर योग्य और स्वीकृत महसूस करने के लिए दूसरों से मान्यता चाहते हैं। हालांकि बाहरी स्वीकृति पर निर्भर रहना मान्यता पाने और न मिलने पर निराश होने का कभी न खत्म होने वाला चक्र हो सकता है। स्वीकृति की ज़रूरत को छोड़ने के लिए मानसिकता में बदलाव और अपने स्वयं के मूल्य की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि यह पहचानना कि हमारा मूल्य दूसरों की राय या निर्णय पर निर्भर नहीं करता है। इसके बजाय यह हमारे भीतर निहित है, हमारे अद्वितीय गुणों और शक्तियों में निहित है। जब हम स्वीकृति की ज़रूरत को छोड़ देते हैं, तो हम दूसरों को खुश करने के निरंतर दबाव से खुद को मुक्त कर लेते हैं। हम अपने कार्यों और निर्णयों में अधिक प्रामाणिक हो जाते हैं, बाहरी मान्यता की तलाश करने के बजाय अपने स्वयं के मूल्यों और विश्वासों द्वारा निर्देशित होते हैं। इससे हम अपने प्रति सच्चे और अधिक पूर्ण जीवन जी पाते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि स्वीकृति की आवश्यकता को छोड़ना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय और अभ्यास लगता है। यह शुरू में असहज लग सकता है, क्योंकि हम दूसरों से मान्यता प्राप्त करने के आदी हैं। हालांकि धैर्य और आत्मकरुणा के साथ हम धीरे धीरे इस आवश्यकता को छोड़ सकते हैं और अपनी योग्यता को अपना सकते हैं। अगले भाग में आगे बढ़ते हुए जाने देने की यात्रा को अपनाना स्वीकृति की आवश्यकता को छोड़ने के साथ आने वाली स्वतंत्रता और मुक्ति को अपनाने के बारे में है। यह आंतरिक शांति और संतुष्टि पाने के बारे में है, यह जानते हुए कि हमारा मूल्य हमारे भीतर है, दूसरों की राय में नहीं।
आइए हम इस सशक्तिकरण प्रक्रिया में गहराई से उतरें। पाठ 25 जाने देने की यात्रा को अपनाना। स्वीकृति की आवश्यकता को छोड़ने की यात्रा को अपनाने के मुक्तिदायक मार्ग की खोज करें, क्योंकि हम सच्ची आंतरिक शांति और संतुष्टि पाते हैं। स्वीकृति की आवश्यकता को छोड़ना एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है जो हमें बाहरी मान्यता की जंजीरों से मुक्त होने और अपने प्रामाणिक स्व को अपनाने की अनुमति देती है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें आत्मचिंतन, आत्मस्वीकृति और आत्मप्रेम की आवश्यकता होती है। जब हम लगातार दूसरों से स्वीकृति चाहते हैं तो हम अपनी शक्ति खो देते हैं और अपनी खुशी को उनकी राय पर निर्भर होने देते हैं। हालांकि जाने देने की यात्रा को अपनाकर हम अपनी शक्ति वापस पा लेते हैं और अपनी खुशी पर नियंत्रण कर लेते हैं। हम अपने मूल्य को मान्य करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद पर और अपने निर्णय पर भरोसा करना सीखते हैं। जाने देने की यात्रा को अपनाने का मतलब भेद्यता को अपनाना भी है। इसका मतलब है पूर्णता की तलाश करने के बजाय गलतियां करने और उनसे सीखने के लिए तैयार रहना। इसका मतलब है कि यह स्वीकार करना कि हर कोई हमारी पसंद को स्वीकार नहीं करेगा और यह ठीक है। हम दूसरों की राय की परवाह किए बिना अपनी भलाई को प्राथमिकता देना और अपने रास्ते पर चलना सीखते हैं। इस यात्रा के लिए आत्मजागरूकता और आत्मकरुणा की गहरी भावना की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें अपनी मान्यताओं को चुनौती देने और अपने मूल्य के बारे में हमारे द्वारा आंतरिक रूप से बनाए गए आख्यानों पर सवाल उठाने की आवश्यकता होती है। यह सामाजिक अपेक्षाओं को भूलने और अपने अद्वितीय व्यक्तित्व को अपनाने की प्रक्रिया है। एक मौका है कि जब हम अपने साहसिक कार्य पर निकलेंगे तो हमें भीतर और बाहर से विरोध का सामना करना पड़ेगा। स्वीकृति की आवश्यकता को छोड़ना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसके लिए हमें अपने सुरक्षित स्थानों को छोड़ना पड़ता है और नई चीज़ों को आजमाना पड़ता है, लेकिन इसका लाभ बहुत बड़ा है। जाने देने की प्रक्रिया को स्वीकार करके हम खुशी, शांति और संतुष्टि पा सकते हैं। हम सीखते हैं कि हमारा मूल्य हमारे बारे में दूसरे लोगों की राय पर निर्भर नहीं है, बल्कि खुद को स्वीकार करने और प्यार करने की हमारी अपनी क्षमता पर निर्भर है। तो संक्षेप में, जाने देना व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन के लिए आवश्यक है। अपनी चुनौतियों का सामना करके, व्यावहारिक रणनीतियों का उपयोग करके और परिवर्तन को अपनाकर हम एक उज्ज्वल भविष्य को अनलॉक कर सकते हैं। याद रखें, यह आपके अतीत को भूलने के बारे में नहीं है। यह उससे सीखने और एक नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का विकल्प चुनने के बारे में है। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, क्या आपने कभी जाने देने में संघर्ष किया है? नीचे टिप्पणियों में अपने अनुभव साझा करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आत्म सुधार पर मेरे अन्य वीडियो देखना सुनिश्चित करें। आइए एक साथ बढ़ते रहें।